हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। देखिए, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो दूसरा एक टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए, दूसरा एक डेरिवेशन जो और है करने के लिए, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मिरर फॉर्मूला तो क्लास 10 का एक फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे इसी फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। अगर ये रेज रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तब, जैसे यहाँ पे देखो, ये मीडियम रेरर है और ये मीडियम डेंसर है। तो रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जाएगी, तो लाइट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी बात ही फॉर्मूला करेगा। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कहाँ निकालने वाले हैं? रेरर टू डेंसर मीडियम में। किसके लिए? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कॉनकेव का भी होता है, दोनों का सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे तो वो तो करना आ ही जाएगा। सबसे पहले करते क्या बेटा, इस वाले डेरिवेशन में हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसकी सबसे पहले हम रे क्या कराएंगे? इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। अच्छा, ये देखो, एक बात समझना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने का मतलब है यहाँ से लाइट इधर पास कर सकती है। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा दिया, एक रे को इंसिडेंट करा दिया कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी? ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। अच्छा, इंसिडेंट रे हो जाएगी, सबसे पहले ये मुझे बताओ कि इसका नॉर्मल क्या होगा। देखो, आप यहाँ जान पा रहे हो कि ये सरफेस है, तो सिंपल सी बात है कि सरफेस का कुछ ना कुछ नॉर्मल भी होगा। देखो, जैसे ये सिंपल सी बात है कि इस सरफेस का कोई ना कोई नॉर्मल होगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल बना लेते हैं कुछ ऐसे। अच्छा, इस नॉर्मल को इस तरह से बनाना है कि वो नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए। अगर आप इसका सही से नॉर्मल बनाओगे तो कहाँ पे आएगा वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये 90 होगा ऐसे। आप जानते हैं कि हमेशा सरफेस के साथ में नॉर्मल कितना बनाता है? 90 डिग्री। अब देखो, ये मीडियम रेरर था और ये मीडियम क्या है? डेंसर। तो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो आप बताओ, लाइट अवे जाएगी या टुवर्ड्स आएगी? तो सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स आएगी। जब भी हम लोग कभी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दूर तो जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी? पास आ जाएगी, इसके इसकी तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका। ये इसका रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। और जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ वहां मान लेते हैं आई, क्योंकि जहां पे रिफ्लेक्ट होगा वहीं पर इमेज बन जाएगी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को माना, यहाँ भेजे, ये इसका नॉर्मल बनाया मैंने, इसको एन लिख देते हैं। ये हो गया एन, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी, तो टुवर्ड्स मैंने एक लाइन बना दिया। तो जहाँ पे इंसिडेंट किया वहां पे इमेज बन गई। नॉर्मल को ऐसे मिला है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गया, तो इसे बोला मैंने सी से लिख दिया। ठीक। इसके अंदर डायग्राम बहुत इजी है, अब बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस थोड़ा एक नई चीज आ रही है वो ध्यान रखना है। देखो, इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट, आप जानते हैं ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा? ये इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब एंगल आई होगा। नॉर्मल के साथ देखो, रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एंगल बना रही है, उसे क्या बोलेंगे? एंगल आर बोलेंगे। तो ये आर होगा, सिंपल सी बात है। ये आई हो गया, आर हो गया। एक बहुत ही नई बात आपके लिए आ रही है, जो बात शायद आपने अब तक गौर ना किया हो या कभी देखा ही ना हो। क्या नहीं देखा है आपने? देखो, ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। जो इमेज है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं बीटा। और नॉर्मल जो एंगल बनाती है इसके साथ में, उसको बोलते हैं गामा। तो ये गामा हो गया। तो यहाँ पे देखो, तीन एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कौन बना रहा है? ऑब्जेक्ट। बीटा कौन बना रहा है? इमेज। और यहाँ पे गामा एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है। अब इन्हीं को सॉल्व करके हमको अपनी वैल्यूज को निकालना है, सॉल्व करना है। और एक काम जो हमेशा आप करे होगे, क्लास 10 में भी शायद रहा हो, इसको हम मान लेते हैं P, यानी कि पोल। और अगर हम यहाँ से एक बहुत ही शार्प लाइन खींच दें इस तरीके से, तो आप इसको क्या मानोगे? इसको मान लोगे M। और लास्ट में हम कहते हैं कि P और M क्या है? बहुत ही नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट होने के बजाय हम P और M को P इक्वल टू M लिख देते हैं। ये हम बाद में कहेंगे, चाहो तो पहले भी आप कह सकते हो कि P क्या होगा? M के इक्वल होगा। तो मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, बाद में जब हमें काम रहेगा तब हम लिख लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए हम P को M मान लेते हैं। चाहो तो P भी मान सकते हो, लेकिन उससे आप सोचोगे 90 कहाँ बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 बना के दिखा दिया कि देखिए ये क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बात क्लियर होगी।
अल्फा बीटा गामा। अच्छा अल्फा बीटा गामा कौन कौन से एंगल देखो, यहाँ पे देखो ये अल्फा बन रहा है ओ एंगल, गामा बन रहा है सी पर, और बीटा कहाँ बन रहा है आई पर। इन तीन एंगल्स का बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पर, और इस एंगल को यहाँ हम मान लेते हैं एंगल ए। ठीक है भाई, कोई ना कोई पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ए पॉइंट है ये, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये ए हो गया। अब इसका डेरिवेशन हमको करना है और ये निकालना है कि आखिर इसके लिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। एक बार डायग्राम देखिए, कोई डाउट हो बताओ मुझे, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझ लो। एक रूल होता है मैथ्स का कि मान लो अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हुआ है, तो रूल ये होता है कि इन दो इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं एन एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। ठीक है, अब देखो इस बात को मैंने लिखा क्यों, क्यों मैंने इस बात को लिखा, इसका एक जीता जागता एग्जांपल देख लो। लिखते हैं इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई। अब ए सी आई में देखो तो बीटा, और यहाँ पे देखो ये आर, तो बीटा और आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल एंगल है। और बीटा और आर अगर इंटरनल है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए गामा क्या हो गया, एक्सटर्नल। आप खुद ध्यान से देखो, बी ए सी आई, ए सी आई ट्रायंगल है, देखो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए, और गामा क्या है देखो इस वाले एंगल का एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्लस आर प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, आर प्लस बीटा इक्वल होगा गामा के। अच्छा यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे आर इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखिए ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, फिर से बोलो ए ओ सी, दिखा पड़ा ट्रायंगल। अब इस ए ओ सी में क्या है देखो, इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब इस ए ओ सी को अगर देखें तो इसके अंदर देखिए अल्फा और गामा इंटरनल है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो आई क्या है, एक्सटर्नल है। तो इसका मतलब अल्फा और गामा का सम किसके इक्वल होगा, आई के। दो इंटरनल एंगल का सम अपोजिट, अपोजिट इन दोनों के सामने वाला अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो आप देखिए ये ट्रायंगल का ये वाला था इंटरनल, तो इसका एक्सटर्नल क्या हो गया, आई। तो हम कह सकते हैं कि जो आई होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे अल्फा प्लस गामा के। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, सीधे निकल के आ गया। तो हमने आई की और आर की, आई की और आर की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब आपको पता है देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अच्छा स्नेल्स के लॉ से अगर हम देखें तो स्नेल्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आई और आर दिया हुआ है, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब होता है। अब देखो, अच्छा इस बात को अगर हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1
साइन आई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा म्यू टू, या इस चीज को मैं यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं, देखो म्यू वन, यहां लगाते हैं इसको टू द म्यू वन साइन आई हो जाएगा। तो देखो साइन आर वहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा म्यू टू साइन आर। अब एक बात समझो, देखो आई और आर एंगल यहाँ जो बन रहे होंगे बहुत ही स्मॉल एंगल होंगे, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल होंगे। तो जब आई और आर बहुत स्मॉल एंगल होते हैं तो एक रूल होता है कि जब भी कोई स्मॉल एंगल हो तो वहां पे हम साइन को इलिमिनेट कर देते हैं, मतलब आप साइन लगाइए चाहे ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि साइन में अगर एंगल स्मॉल रहेगा तो वैल्यू भी स्मॉल ही आती है, जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। आपको पता है कि साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो अगर व्हेन एंगल आई कॉमा एंगल आर आर टू स्मॉल देन, तो आप यहाँ पे म्यू वन आई लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू टू आर लिख सकते हो, साइन ना लगाओ सिर्फ आई आर लिख दो। अच्छा आई और आर की हमने वैल्यू निकाला है, देखो आई की वैल्यू हमने निकाला है अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू। आर की वैल्यू हमने निकाला है गामा माइनस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे गामा माइनस बीटा। ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आई और आर खुद ही इतने छोटे थे तो आप सोचिए जो ये अल्फा बीटा गामा होंगे वो तो और छोटे एंगल होंगे, क्योंकि आई आर तो इनसे मिलकर बना है ना, तो ये एंगल तो और भी छोटे होंगे। जब स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट होना ही स्टार्ट हुआ तभी तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट स्मॉल एंगल पर हुआ। तो जब भी अल्फा बीटा कोई भी एंगल अगर स्मॉल है तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाना हो तो हमेशा हम tan लगाते हैं। देखो परेशान मत होना, ये रूल होता है मैथमेटिक्स में, अगर आप हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसको। अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन को हटा देते हैं, लेकिन साइन को लाते नहीं है। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो हम tan को ला सकते हैं, ये सारे डेरिवेशन में आगे होना है, तो इस बात को दिमाग में रख लो। अगर एंगल स्मॉल तो साइन को हटा दीजिए, और अगर एंगल स्मॉल है तो साइन को लेके नहीं आओगे बल्कि tan को लेकर आओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे म्यू वन, ये अल्फा बन जाएगा tan अल्फा, ये हो जाएगा tan गामा इज इक्वल टू म्यू टू, ये हो जाएगा आपका tan गामा माइनस tan बीटा। ठीक। अब सुनो यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये हो गया म्यू वन। अब tan अल्फा देखो, तो ये अल्फा है, तो आप जानते हैं tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan के सामने देखो ये am है तो am परपेंडिकुलर, और ये mo ये क्या है बेस, तो इसका मतलब tan अल्फा लिख सकते हैं हम am अपॉन mo। ठीक। थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं, म्यू वन आपका आ जाएगा am अपॉन mo, फिर प्लस लगाओ। अब देखो tan गामा क्या हो जाएगा, देखो tan गामा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर am है और बेस क्या हो जाएगा mc, तो आप लिख सकते हैं am अपॉन mc इज इक्वल टू म्यू टू। अब म्यू टू लिखने के बाद देखो क्या लिखेंगे, अब tan गामा, अब tan गामा की वैल्यू अगर देखोगे कहाँ गया गामा, ये तो tan गामा देखो फिर से वही am अपॉन mc, तो am अपॉन mc, और फिर इसके बाद माइनस tan बीटा, तो tan बीटा देखो ये है, तो tan बीटा के सामने देखो ये, इसके सामने ये परपेंडिकुलर am, और बेस क्या हो जाएगा इसका mi, भाई जहां पे डॉट है वहां तक लोगे ना तो mi, तो ये हो जाएगा आपका am अपॉन mi। ये दिख रहा है, ये विजिबल है आपको या नहीं? ना हो तो मैं फिर से लिख दूं इस लाइन को, आप देख लीजिए, विजिबल ना हो तो मैं फिर से लिख दूं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी इसमें, बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा आपको ये। सबसे पहले tan अल्फा की वैल्यू, फिर tan गामा की वैल्यू, फिर म्यू टू लिखा, फिर tan गामा की वैल्यू फिर से लिख दिए, और फिर tan बीटा की वैल्यू। अब आप देखो यहाँ पर तो ये म्यू वन लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या है am, तो अंदर क्या बचेगा 1/mo प्लस 1/mc इक्वल टू म्यू टू।
यहाँ देखो फिर से कॉमन क्या है, am, तो अंदर क्या बचेगा, 1/mc माइनस 1/mi। तो देखो am से am क्या हो गया, कट गया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे μ1 बचा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि देखो p और m बहुत ही नियर अबाउट हैं, तो जब p और m बहुत नियर अबाउट रहेंगे तो क्या हम p अप्रोक्सीमेट इक्वल टू m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां जहां पे m लिखा है वहां वहां पे p लिखो, तो ये हो गया μ1 1/po प्लस 1/pc इक्वल टू μ2 1/pc माइनस 1/pi, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर पीओ की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं पी से ओ तक क्या है, यू है। ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं पीसी क्या होगा, तो आप कहेंगे पी से लेके सी तक, ये तो आर होता है, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर आर होता है। और पी आई क्या होगा, तो आप कहेंगे पी से लेके आई तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, तो इसको वी मानेंगे। अब देखिए आपको पता है ये तो म्यू वन लिखा हुआ है, तो म्यू वन लिख दिया मैंने, 1/पीओ, तो पीओ की वैल्यू यू है, लेकिन ये यू कहाँ आ रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, प्लस 1/पीसी। अब पीसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आर हो जाएगा, और माइनस में या प्लस में, तो आप कहोगे प्लस में, क्योंकि देखिए जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरफ चलना पड़ रहा है हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू म्यू2, फिर यहाँ 1/आर माइनस 1/पी आई, तो पी आई कितना है, वी, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू, प्लस लगाओ। अब म्यू वन किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो म्यू वन अपॉन आर इक्वल, म्यू टू लगाएंगे तो म्यू टू अपॉन आर हो जाएगा, म्यू टू अपॉन आर, और ये माइनस म्यू टू अपॉन वी। अब एक काम करो, देखो म्यू टू अपॉन वी को इधर ले आओ, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू, देखो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू टू अपॉन आर, और ये क्या लिखा है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन आर। अच्छा ये निकल के आ गया, तो आप कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, और जब इन दोनों का बेस सेम है तो क्या इन दोनों को एक बेस में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, और यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा देखो अच्छा डेरिवेशन था, लेवल था, डायग्राम को थोड़ा मिक्स हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझदार हो ही, लिख लोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको अगर हो तो बताओ, मैं फिर से इस बात को डिस्कस कर दूं, फिर से समझा दूं। वैसे होगा दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा भी मेहनत करोगे तो आ जाएगा आपको। तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, तो बेटा लगे रहो, पढ़ते रहो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे। अगर आपका डेडिकेशन 100% है, आप अपना 100% दे रहे हो, तो किसी में इतनी दम नहीं है कि आपका कोई नुकसान कर सकेगा। आप अपना नुकसान और अपना भला खुद करते हैं। आप अगर ऑनेस्टी से काम करोगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ कमी रह जाए। देखिए हमसे और आपसे ऊपर एक एनर्जी है जो हमें और आपको ऑब्जर्व कर रही है, और उसका ऑब्जर्वेशन ये नहीं होता है कि आपने कितना काम किया, उसका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आपने कितने कामों को करने की कोशिश की। अगर आप काम को करने की कोशिश कर सकते हो तो इसका मतलब आपके प्रति डेडिकेशन है, और डेडिकेशन अगर होता है तो सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो लगे रहिए और इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।